फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब हम यहाँ पे जो सामाजिक अंतर थे उसे समझेंगे। जो एक्योलॉजिस्ट थे, थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन, कि जो भी आपके स्केलेटन या निकल रहे हैं ब्यूरल से, वो जो जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसके साथ जो सामान मिल रहा है वो ही उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी सामाजिक अंतर करते थे। समटाइम मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। कई बार जो ग्रेव क्या था, जहाँ पे उन्हें दफनाया गया था, वहाँ पे कहीं पे तो कम सामान मिलता था और कहीं पे ज़्यादा सामान मिलता था। Here one skeleton was buried with 33 gold beads। एक स्केलेटन तो ऐसा मिला जिसके साथ 33 सोने की बीड्स दबाई हुई थी। 2 स्टोन बीड्स, 2 पत्थरों की बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स, 4 कॉपर की बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। मतलब कि ये तब के कीमती सामानों की लिस्ट बताई गई है इन्होंने यहाँ पे। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली ए फ्यू पॉट्स। लेकिन कुछ स्केलेटन ऐसे थे जिनके साथ सिर्फ पोट मिलते थे और कुछ भी नहीं होता था उनके पास। These finds suggest that there are some difference in status amongst the people who were buried। तो जिन लोगों को दफनाया गया था उनमें कुछ सामाजिक अंतर पाया जाता था। Some were rich, कुछ बहुत अमीर होते थे। जो बहुत अमीर होते थे उनके साथ सोना और जो एक्सपेंसिव स्टोन्स थे वो सारी चीज़ें मिलती थी। जो गरीब थे, सम चीफ्स अदर्स फॉलोअर्स, तो जो जैसा था उसके साथ वैसा ही सामान दफना दिया जाता। वर सम ब्यूरल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। क्या कुछ दफनाने के ऐसे स्थान भी थे जो सिर्फ एक स्पेशल फैमिली से रिलेटेड थे। समटाइम मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। अधिकतर जो मेगालिथ लगे हुए थे वहाँ पे एक से ज़्यादा स्केलेटन भी मिले। मतलब कि या तो किसी की इकट्ठे डेथ हुई फैमिली में तो उनको इकट्ठे दफना दिया जाता था, या जब एक फैमिली के लिए अलग से स्पॉट बना दिया जाता था उसमें एक रास्ता रख लिया जाता था, एक पहचान रख ली जाती थी कि उसके बाद अगर उस फैमिली से किसी की डेथ हुई थी तो वहीं पे ही जाके उसको भी ब्यूरल कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। देखो ये यही बता रहा है, these indicate that people perhaps belonging to the same family were buried in the same place through not at the same time। ये यही कह रहा है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा स्केलेटन मिले हैं तो जो इतिहास करता है, इतिहास लिखने वाले, वो क्या कहते हैं, जो हिस्ट्री क्रिएटर हैं, आर्कोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये पूरी फैमिली को यहाँ पे एक दफनाया गया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबकी एक ही टाइम डेथ हुई हो, अलग अलग टाइम पे भी इनको दफनाया गया। इन द सेम प्लेस थ्रू नॉट एट द सेम टाइम द बॉडीज ऑफ दोज हु डेड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। पोर्ट होल्स यही होते हैं, जैसे वहाँ पे जो जाने के लिए उन्होंने रास्ता जो होल बना के रख लिए थे पहले से कि अगर इस फैमिली में अब उसके बाद किसी की डेथ होगी तो उनको भी वहीं पे ही जाके हम दफना देंगे, ब्यूरल कर देंगे। स्टोन सर्कल्स और बाउल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोस्ट। जैसे आपने देखा होगा कि मूवीज़ में आप देखते हो कि जहाँ पे जिस फैमिली में किसी की भी डेथ होती है तो वो अपनी एक पहचान रख लेते हैं, फिर जब उन्हें उनकी याद आ रही होती है तो उस पर जहाँ पे जाके पत्थर लगा होता है वहाँ बैठ जाते हैं ना, तो उसी तरह से ग्रेव थ्रू द पोर्टल स्टोन सर्कल्स और बाउल्डर्स प्लेस ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोस्ट। वो एक निशान बनाने के लिए वो बड़ा पत्थर वहाँ पे रख देते थे। टू फाइंड द ब्यूरल साइट सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वॉन्टेड टू। तो जब भी उन्हें वहाँ की ज़रूरत पड़ती वो उसी प्लेस पे दोबारा चले जाते थे। ए स्पेशल ब्यूरल इन इनाम गाँव। अब यहाँ पे इनाम गाँव के एक स्पेशल ब्यूरल के बारे में बात की गई है। फाइंड इनाम गाँव एक जगह का नाम है, मैप 2 में भी दिया है। इट इज़ ए साइट ऑन द रिवर गोड। इस रिवर के किनारे पे था ये ट्रिब्यूनरी ऑफ भीमा। यहाँ भीम को एक तरह से श्रद्धा, जैसे कहते हैं ना कि श्रद्धा पूर्वक जो जगह होती है, उस तरह से ये एक स्थान था। इट वॉज ऑक्युपाइड बिटवीन
3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। इतना पुराना ये स्थान इनको वहाँ पे इन्होंने देखा। हेयर अडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड। जो अडल्ट्स होते थे उनको तो ग्राउंड में ही बरी कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। लेड आउटसाइड विद द हेड टुवार्ड्स नॉर्थ। जब उनको बरी किया जाता था, दफनाया जाता था, तब उनका जो सर है वो किस दिशा में होता था? नॉर्थ में। तो ये आपने याद रखना, उनका सर किस दिशा में होता था? नॉर्थ में। समटाइम ब्यूरल्स वर विद इन द हाउसेज। और कई बार दफनाने की जगह घर के अंदर भी रख ली जाती थी, मतलब कि घर में ही दफना दिया जाता था। ठीक है। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड। और बर्तन, वेसल्स हो गए या उनके खाने पीने का सामान, वो भी जब उस व्यक्ति डैड को दफनाया जाता था उसके साथ ही कुछ सामान भी रख दिया जाता था। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन ए लार्ज 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest houses at the site। तो एक 5 कमरों वाला बहुत बड़ा घर था, वहाँ पे एक व्यक्ति को बरी किया हुआ मिला है वो वहाँ पे, जिसकी 4-legged clay jar, एक बहुत बड़ा जार, जिसके जैसे जार की भी अलग अलग शेप्स होती है ना, तो जार में डाल के उसको फिर वहाँ पे जार के साथ दफनाया गया था। द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, जो वहाँ का सेटलमेंट का बिल्कुल सेंटर मतलब कि मिड पॉइंट था। दिस हाउस ऑल्सो हैड ग्रैनरी। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन ए क्रॉस लेग्ड पोजिशन। तो वहाँ पे दफनाने के लिए इतना जगह तो होती नहीं थी, तो उस बॉडी की क्रॉस लेग करके क्रॉस लेग पोजिशन में और उसको दफना दिया जाता था। डू यू थिंक दिस वाज अ बॉडी ऑफ ए चीफ? तो आपको क्या लगता है कि ये बॉडी किसी चीफ की रही होगी, किसी मुख्य व्यक्ति की रही होगी? शायद रह सकती है। व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल अस? तो जो स्केलेटन की स्टडीज़ है हमें क्या बता रही है कि क्या हम स्केलेटन से हिसाब लगा सकते हैं कि वो बॉडी किसकी थी जिसे ब्यूरल किया गया था, जिसकी डेथ हुई थी। इट इज़ ईजी टू मेक आउट स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। तो जो स्केलेटन छोटे साइज के लग रहे थे उन्होंने सोच लिया कि वो बच्चों के स्केलेटन है। However, there are no major difference in the bones of girls and boys। तो ये तो पता चल गया बच्चों का है या बड़े का है, लेकिन वो गर्ल्स का है या बॉयज़ का है इसका पता नहीं चल पाता था। कैन वी मेक आउट वेदर ए स्केलेटन वाज दैट ऑफ मैन और ए वुमेन? क्या ये पता चलता था? देखो बच्चे थे तो वो गर्ल थे या बॉय थे, नहीं पता चल रहा था। लेकिन अगर स्केलेटन मैन बड़ा है तो वो मैन का या वुमेन का ये कैसे पता लगाते थे? समटाइम पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन। कई बार तो उसके आधार पे लगाया जाता था कि उस स्केलेटन के साथ क्या मिला है। अगर ज्वेलरी मिली है तो ये सोच लिया जाता था कि ये लेडीज़ वुमेन का हो सकता है क्योंकि वुमेन ज़्यादा ज्वेलरी पहनती है, लेकिन पहले के टाइम पे हो सकता है मैंस भी ज्वेलरी पहनते हो। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि ये मैन का है या वुमेन का है? ठीक है, इट इज़ समटाइम थॉट दैट ऑफ ए वुमेन। हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस, ऑफन मैन ऑल्सो वोर ऑर्नामेंट्स। तो जो मैन थे वो भी ऑर्नामेंट्स या गहने पहन सकते थे। ए बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ स्केलेटन इज़ टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। तो कैसे पता लगाया जाए ये मैन का है या वुमेन का है? बोन के स्ट्रक्चर को ध्यान से एग्जामाइन किया गया, उसका परीक्षण किया गया, उसको ध्यान से देखा गया। तो इसके लिए उन्होंने क्या सोचा? द हिप और पेल्विक एरिया वुमेन इज जनरली लार्जर टू एनेबल चाइल्ड बियरिंग। तो वो मैन का या वुमेन का है? तो जिस स्केलेटन का पेल्विक एरिया यानी कि हिप एरिया जो है वो बड़ा था, तो ये माना गया कि ये किसके लिए, ये किसका है? वुमेन का स्केलेटन है। कैसे उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि जो वुमेन्स हैं वो चाइल्ड को बर्थ देती थी, तो इसीलिए जो उनका पेल्विक एरिया था, जो हिप एरिया था, वो ज़्यादा बड़ा होता था ताकि वो बच्चे को वहाँ अपना स्थान दे सके। These distinctions are based on modern skeleton studies। तो ये skeletal studies के अकॉर्डिंग हमने डिसीजन लिए थे। About 2000 years ago, there was a famous physician named Charaka who wrote a book on a medicine
नोन एज द चरक संहिता। तो पहले एक बहुत बड़े फिजिशियन होते थे, जैसे आजकल तो डॉक्टर्स होते हैं ना, पहले वैद्य होते थे, तो चरक संहिता उन्होंने लिखी, मेडिसिन पे वो बहुत बड़ी बुक थी एक। देयर ही स्टेट्स